हाय एवरीवन। तो देखो, आज का जो चैप्टर है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, दी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से हम लोग स्टार्ट करें। देखो, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द नेशनलिज्म इन इंडिया, जो दो चैप्टर्स था, जो मेजर जो चैप्टर्स थे उनको हम अपलोड कर चुके हैं। तो हड़बड़ाओ नहीं कि अरे हम लोग कंप्लीट हो पाएगा मेरे 4 महीने में कि नहीं। जब हम कोशिश में लगे हुए हैं, सोचो, हम तो तुम्हारा और अपना दोनों की कोशिश में लगे हुए हैं, तो तब क्यों हड़बड़ाना कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टेंशन लेना, इसलिए छोड़ दो। हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 1789 was the फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो कहता है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ, मतलब कि 1789 में एक रेवोल्यूशन होता है, एक विद्रोह होता है, बस द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो कहता है कि वो जो है सबसे पहला एक साफ साफ दिखलाई दे देने वाला एक, क्या उसको बोलते हैं, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का जो फीलिंग था वो साफ साफ दिखलाई देता है। वो कि लोग नेशनलिस्ट हैं, लोगों में अपने नेशंस की और अपने राष्ट्र के लिए कुछ भावना है, कुछ नहीं मतलब कि भावना है अपने राष्ट्र के लिए। वो 1789 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है उसमें क्लियरली दिखता है। फ्रांस, as you would remember, a full-fledged territorial state in 1789। तो कहता है कि जैसा कि तुम लोग जानते हो, जैसा कि तुम लोग को याद होगा, was a full-fledged territorial। तो फ्रांस क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा विकसित, फ्लेक्ज मतलब विकसित, डेवलप्ड साम्राज्य था 1789 में, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जो राजा थे, राजा के शासन में फ्रांस एक बहुत ही ज़्यादा समृद्ध विकसित देश था। जो उस टाइम के जो राजा थे उनके अंडर में। तो नोट कर लो ये लाइन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 1789 was the first clear expression of nationalism. France, as you remembered, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। अब कहता है कि द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि जो ये राजनीतिक और जो संवैधानिक जो बदलाव हो, दैट चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ, जो उसके वेक ऑफ, वो जो बहाव जो आया ना, तो कहता है कि इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कहता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने में जो लोगों के अंदर जो समझ आता है, जो वो लोग जागते हैं ना, देखो वेक मतलब क्या होता है, जागना। तो उन लोगों का जो सोया हुआ जो समझ था, वो उनका सोया हुआ जो समझ जागता है, उसकी वजह से क्या होता है, लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी मतलब समझो, सोवर्जिनिटी मतलब होता है सुप्रीम पावर, द पावर, वैसा पावर जो एक सुप्रीम इंसान के हाथ में। देखो पहले क्या था, सुप्रीम पावर किसके हाथ में था, पहले सुप्रीम पावर राजा के हाथ में था। तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी, जो सुप्रीम जो पावर हो गया वो ट्रांसफ़र होता है राजा से टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो फ्रेंच के लोगों में ये ताकत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं था कि ताकत बढ़ा तो फिर सबके में बढ़ जाता है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसान में ये ताकत बढ़ती है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो कहता है कि जो रेवोल्यूशन था, जो विद्रोह हुआ, ये बतलाया कि दैट इट वाज द पीपल, ये लोग हैं, मतलब ये लोग थे, हु वुड henceforth, कि जो आगे बढ़ कर के अपने संविधान को बनाएंगे, संविधान अपने राष्ट्र को बनाएंगे और अपने किस्मत को एक नए आकार देंगे। तो अच्छा नोट कर लो, द फ्रेंच रेवोल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny from the very beginning। तो कहता है हम शुरुआती दौर में द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज introduced various measures and practices that instigate a sense of collective identity among the French people। तो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे शुरुआती दौर का जिक्र हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ रहता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के पहले क्या क्या उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या उन लोगों को देखना पड़ता है,
उस चीज़ का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो कहता है इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, तो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन करने वाले जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो लोगों को बहुत सारे उपाय दिखलाए कि मतलब कि वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस, लोग बहुत कुछ दिखलाएं, कुछ जैसे कि कुछ ऐसा कि हम लोग साथ ये गलत हो रहा है, उनको समझ लाने की कोशिश की। बेसिकली देखो, मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस यहाँ पे ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि जो फ्रांस के जो लोग थे उन लोगों ने समझ डेवलप करने का कोशिश की। इंस्टिगेटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, तो उन लोगों में ये चीज़ हो रही है, हो रहे मतलब कि उन लोगों में ये चीज़ समझ डालें कि हम लोग एक हैं, हम लोग ये नहीं है कि तुम अदर कास्ट हो, हम अदर कास्ट, हम लोग एक देश के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल, तो वही कहता है कि फ्रांस के जो लोग हैं उन लोग के अंदर एक समझ लाने का कोशिश की, हम लोग एक कलेक्टिव है कि हम लोग एकजुट होकर कुछ भी कर सकते। एक होता है ना कि जब ये मुट्ठी बांधोगे तो एकदम पूरा दम होता है, तो सेम की वही कि हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग अलग अलग डिफाइन मत करो, हम लोग एक कंट्री के मेंबर, हम लोग एक नेशनलिज्म का फीलिंग लाने की कोशिश की। द आइडियाज ऑफ लैब पैट्री, द फादरलैंड, देखो हर एक वीडियो में बोलते हैं कि मेरा घर से आवाज़ आएगा ही, बैकग्राउंड आवाज़ आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि यहाँ सुबह में कभी सब्जी आएगा, शाम में गुपचुप आता है, मतलब कि खाने पीने का कंप्लीट अरेंजमेंट है मेरे गली में, इसलिए सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। The ideas of La Patrie, the fatherland, and the les citoyen, the citizen, emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो कहता है the ideas of La Patrie, कि La Patrie मतलब क्या, पैतृक जमीन, जो आइडिया जो हुआ ना लैब पैतरे का, जो आइडिया हुआ लैब पैतरे मतलब पैतरे का जमीन, फादरलैंड, एंड ले सिटीजन, द सिटीजन, ले सिटीजन मतलब कि सिटीजन, जो समाज में रहने वाले जो लोग, एम्फेसिस द नोशन ऑफ ये जो प्रभाव डालता है कि यूनाइटेड कम्युनिटी, कि हम लोग एक समाज के अंदर में हैं, हम लोग एक हैं, हम लोग अलग अलग नहीं है। एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हम लोग सब एक संविधान के अंदर बराबर हक हर किसी को मिलना चाहिए। जैसे कि अभी क्या है, अभी ऐसा कास्ट सिस्टम नहीं है, मतलब समझने की कोशिश करो कि हम लोग को क्या इक्वल राइट्स है कि नहीं। कास्ट के बेसिस पे ये नहीं है कि तुम अगर हम अपर कास्ट हो तो हम वोट दे सकते हैं, ऐसे तो नहीं ना, हम लोग एक इक्वल राइट्स मिला, बस सेम यहाँ पे करने का कोशिश कर रहे हैं। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। तो कहता है कि एक नया फ्लैग बनाया गया, एक नया फ्लैग का निर्माण होता है। ट्राई कलर, वो 3 कलर वाला फ्लैग होता है, वॉज चूजन टू, उसको चूज़ किया जाता है, मतलब कि 3 कलर वाले फ्लैग को बेसिकली चूज़ किया जाता है टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो जो फॉर्मर मतलब क्या, फॉर्मर मतलब पूर्व, तो पहले का जो रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग था उसको रिप्लेस करके एक नया ट्राई कलर का फ्लैग को लाया जाता है, फ्रेंच फ्लैग को। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। तो कहता है कि स्टेट जनरल को इलेक्ट किया जाता है, एक्टिव सिटीजन मतलब कि जो कारीगर, जो वहाँ पे के लोग थे जिनको वैल्यू था समाज में, उनके द्वारा एक स्टेट जनरल को इलेक्ट किया जाता है। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली इन द नेम ऑफ द न्यू हैम्सवेयर कंपोज्ड। नेशनल असेंबली को जो नया नाम दिया जाता है, इन द नेम ऑफ द नेशन, कहता है कि राष्ट्र के नाम पर नया गीत लिखा जाता है। वेयर कंपोज मतलब राष्ट्र गीत से नया गीत लिखा जाता है। ओट्स वेयर टेकन, शपथ लिया जाता है। एंड मैट्रिस कमेंडेड, तो कहते हैं जो शहीद लोग हो गए थे उनके लिए उत्सव मनाया जाता है। जैसे होता है कि जो देश के लिए कुर्बान हो गए उनके लिए आज भी हम लोग क्या उनको बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं कि हमारे देश के लिए शहीद हो गए, लोग शहीद हो गए। सिर्फ उस टाइम था कि उनके शहीदी पे खुशी मना, मतलब खुशी मनाना नहीं होता कि ताकि तुम लोग बोले, देखो जब कोई अपने देश के लिए मर मिटता है तो उसको लोग
क्या उसको बोलते हैं, सराहना करते, सेम सराहना किया गया। तो देखो कम कॉमेरेटेड, हाँ कॉमेरेटेड मतलब कि बेसिक हिंदी तो होता है उत्सव मनाना। और मैरिटाइज मतलब होता है शहीद। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन, तो कहता है ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंस्ट्रक्ट होता है कि जिसके अंडर was put in place and it formatted uniform laws for all citizens within its territory। तो कहता है उससे जो सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम जो बनता है, उसमें कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि यूनिफॉर्म, जो हर किसी के लिए वैल्यू करेंगे, जो हर किसी को इक्वल राइट्स देंगे, जो नियम हर किसी पे लागू होंगे, जो साम्राज्य टेरिटरी मतलब क्या, जो साम्राज्य के अंडर जो लोग आएंगे उन सब लोगों पे ये रूल लागू होगा। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted। Internal custom duties, तो कहते हैं कि अंदर में जो कस्टम ड्यूटीज था, तो कहता है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड। सबसे पहले समझो कि कस्टम ड्यूटीज क्या होता है। देखो कस्टम, अरे मेरा पानी नहीं पिए वैसे थोड़ा आवाज़ रुक रहा है। तो कहता है कस्टम ड्यूटीज़, तो फिर जो कस्टम ड्यूटीज़ होता है मतलब कि एक वैसा टैक्स, जब हम लोग अपने कंट्री से दूसरे कंट्री कोई सामान बेचते एक्सपोर्ट करते तो उस टाइम जो बॉर्डर क्रॉस करने में जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। तो वही कहता है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मतलब अंदर में जो कस्टम ड्यूटीज़ लगा, एंड ड्यूज और जो कर्ज था उसको हटा दिया गया। एबॉलिश मतलब क्या, ख़त्म कर दिया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वेयर अडॉप्टेड, तो कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट हुआ कि जिसमें अडॉप्टेड यूनिफॉर्म सिस्टम सेम, सबके लिए सेम, ये नहीं कि अगर आप अमीर हैं तो आपको कम लगेगा, हम गरीब हैं हमसे पूरा खूनी चूस ले, ऐसे नहीं। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की वे अडॉप्टेड, सबके लिए सेम मेजर्स रखा गया, सबके लिए सेम रूल रखा गया। Regional dialects were discouraged and French, which was spoken and written in, sorry थोड़ा सा, in Paris became the common language of the nation। Regional dialects were discouraged, तो कहता है कि रीजनल डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है, जो जिस स्टेट में तुम हो, जिस स्टेट में तुम्हारा जो रीजनल लैंग्वेज जो होगा, डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है कि बोल चाल की भाषा, मतलब कि अगर हम नॉर्मल वे में किस टोन में बात करते हैं, नॉर्मल वे में हम किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, वो हमारा डायलेक्ट्स हो जाता है। वह कहता है रीजनल डायलेक्ट्स मतलब कि जिस समाज में हम रहे, समाज का क्या भाषा है, वह डिस्करेज्ड, उसको लोग डिस्करेज किए कि नहीं ये सही नहीं है। एंड फ्रेंच were discouraged and French which was spoken, और कहता है कि फ्रेंच जिसको बोला जाता था and written in Paris which, और पेरिस में लिखा जाता था, became the common language of the nation। तो कहता है कि वो जो फ्रेंच लैंग्वेज हो गया वो राष्ट्र का पूरा कॉमन लैंग्वेज बन गया था कि लोग उन्हीं को बोलते थे। मतलब कि जैसे कि हम अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में क्या हम लोग का एक कॉमन लैंग्वेज है कि नहीं है, मतलब कि बेसिक तो इंडिया में हिंदी है ना, कि सब स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है। तो सेम जो रीजनल लैंग्वेज था उसको लोग डिस्करेज किया कि नहीं ये लैंग्वेज अच्छा नहीं, हम लोग को जिस चीज़ के लिए हम लोग जिसका हम लोग ऑरिजिन है वो लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए। तो इसको नोट कर लो, रीजनल डायलेक्ट्स वे डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच विच वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस become the common language of the nation। अब आगे कहता है the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism। तो कहता है द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर, तो कहता है कि जो रेवोल्यूशनरीज हुए, जो विद्रोहकारी हुए, जो विद्रोह करने वाले जो लोग थे, सॉरी विद्रोह नहीं, जो क्रांतिक, सॉरी गलती हो गई, गलती इंसान से ही होता है।
तो कहता है कि जो रेवोल्यूशनरीज जो है, जो क्रांतिकारी जो है, शायद आगे भी पहले भी रेवोल्यूशनरीज को हम विद्रोहकारी ही बोलते, सॉरी गलती हो गया। जो रेवोल्यूशनरीज जो है, जो क्रांतिकारी जो है, फर्दर डिक्लेयर्ड, वो आगे इस चीज़ को बोलते हैं दैट इट वॉज द मिशन एंड कहते हैं ये हमारा मिशन था, हमको अल्टीमेट अपने गोल को अचीव करना है एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन। तो कहता है कि ये जो फ्रेंच का जो नेशन है, मतलब कि फ्रांस का ये किस्मत है, डेस्टिनी मतलब क्या, किस्मत। तो ये कहता है कि इट वाज एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द, तो कहता है कि फ्रांस का ये किस्मत था कि लिबरेट मतलब मुक्त कर देना, कि यूरोप के अदर पार्ट जो निरंकुश शासन, डिपोटिज्म मतलब निरंकुश शासन, बेकार जो शासन उन पे, मतलब कि यूरोप के अदर पार्ट पे जो निरंकुश शासन चल रहा था, उनको उस शासन से निकालना ही फ्रांस का किस्मत है। मतलब कि उनको मोटिवेट करने का, अगर हम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। सेम था, देखो जब कोई अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता, अगर तुम्हारे घर से कोई अच्छे मुकाम पे पहुंचे तो तुमको हल्का सा इनर फीलिंग तो होगा ना कि हमको भी उस मुकाम पे पहुंचना है। तो फिर सेम था कि उन लोग थोड़ा मोटिवेट हो कि वही करने की कोशिश करता है कि फ्रांस का ऐसा किस्मत था कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके, यूरोप के अदर पार्ट्स ऑफ द मेंबर्स को, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री को मोटिवेट कर सके कि वो भी खुद को लाइब्रेट कर, खुद को मुक्त कर सके। कहता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, फ्रांस वुड हेल्प अदर यूरोपियन पीपल्स टू बिकम नेशन। तो वही कहता है कि फ्रांस दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को, लोगों को मदद कर सके राष्ट्रीय होने में, नेशनलिस्ट होने में। When the news of the events in France spread in other cities of Europe, तो कहता है फ्रांस में जो घटी हुई जो घटना होती है, फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, जब यूरोप के दूसरे हिस्सों में ये चीज़ पहुंचता है, स्टूडेंट्स एंड द अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो कहता है कि कहाँ चला गया, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो जो स्टूडेंट्स हो गया, जो दूसरे मेंबर्स हो गए मिडिल क्लास के, जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड, जो मिडिल क्लास जो लोग थे, जब उनके कानों तक ये चीज़ पहुंचती कि अच्छा फ्रांस में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, फ्रांस के लोग अब अपने आप को आज़ाद कर चुके हैं, जब ये कहानी लोगों तक पहुंचती, कहानी नहीं मतलब जब ये होता है ना कि अगर कोई चीज़ यहाँ हुआ तो बात पहुँचते पहुँचते कहीं और वो तो पहुँच ही जाता है। तो जब ये चीज़ जब होता है, देर मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। देर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स। तो कहते हैं ये मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, 2 बोतल पानी पी के आता है, देखो पानी का गिलास ऊपर ही ले आता है कि तुम लोग को भी दिक्कत नहीं हो और हमको भी बार बार जाना नहीं पड़े, तो पी लेते हैं पहले। तो ग्लास यहाँ पे रखते हैं, अब देखते हैं। तो कहता है कि जैसे ये न्यूज़ मिडिल क्लास वालों तक पहुँचती है, एजुकेटेड मेंबर्स जो हो गए मिडिल क्लास के, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, लॉयर्स हो गए, जैसे ये खबर फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, ये खबर उन लोग तक पहुँचती है, बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ताकि जैकोबिन क्लब्स क्या है इसके बारे में आगे में जिक्र है। ये जो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल क्लब्स होता है, राजनीतिक हो गया, मतलब कि पॉलिटिक्स को लेकर के एक क्लब का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग जैकोबिन क्लब्स कहते हैं। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स। तो कहते हैं जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स हुए उनका जो एक्टिविटी हो गया और वो लोग जो कैंपेन किए थे, paved the way for the French armies moved into the Holland. Paved the way, तो paved the way मतलब क्या, रास्ता निकालना, मार्ग निकालना। तो उनके एक्टिविटीज़ और कैंपेन की वजह से क्या होता है, paved the way for the French armies। तो फ्रांस की जो आर्मी होती है, फ्रेंच की जो आर्मी होती है, फ्रेंच की आर्मी which moved into Holland, Belgium,
स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली इन द 1790s। उनके लिए रास्ता निकल जाता है, वो लोग बेल्जियम ये सब में जो रहती है उनके लिए एक रास्ता खुल जाता है। एज द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रोक आउट, तो कहते हैं जैसे ही क्रांतिकारी जो लड़ाई होती है उसका गुब्बारा जो क्या होता है, क्रांतिकारी लड़ाई का जो गुब्बारा क्या होता है, फूट चुका होता है। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो जो फ्रेंच की जो आर्मी होती है ना, वो अपने जो नेशनलिज्म की जो आइडिया होती है, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग होती है, वो दूर दूर तक इस आइडियाज़ को फैलाने लगती है। जहाँ से हो सके वो लोग फैलाने की कोशिश करती है। नेपोलियन वाज द रूलर हु reinstated France reinstated France as a powerful nation। तो कहते हैं नेपोलियन क्या थे, नेपोलियन एक रूलर मतलब क्या, शासक। नेपोलियन एक ऐसे शासक थे जो फ्रांस को ऐसा पावरफुल कंट्री के तौर पे एक वर्ल्ड सोसाइटी में, मतलब कि विश्व का जो समाज हुआ उस समाज में फ्रांस को एक पावरफुल राज्य के तौर पे दिखलाए, एक पावरफुल नेशन के तौर पे अधिकार दिए गए थे। देखो रीइंस्टेटेड मतलब क्या होता है, अधिकार। उसको फ्रांस को लॉस्ट जो पावर था उसको दोबारा इम्पोज कर दिए थे। ही री एस्टैब्लिश मोनार्की इन फ्रांस, और उनकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस में राजनीतिक जो शासन था, राजा रानी का जो शासन था वो री इस्टेब्लिश होता है। तो आज यहीं पे छोड़ देते हैं। देखो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ये अभी भी तो है, कोशिश करेंगे कि कहाँ तक, देखो दिखलाता है इधर से, तुम लोग को दिखेगा ऐसे, छोड़ो तुम लोग को ऐसे पता नहीं चलेगा। अच्छा सबसे पहले ये बतलाओ कि तुम लोगों को बुक बंद कर देते हैं। अब 2 मिनट मेरी बात सुन लो, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को कट मत करना, बंद करके जाना मत। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है तुम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम को लेके, कि आखिर तुम लोग कंप्लीट कहाँ तक है, तुम लोगों को कहाँ से प्रॉब्लम है, तो कौन से साइंस एसएसटी मैथ्स में प्रॉब्लम कहाँ से है। जब तक बोलोगे नहीं हमको पता कैसे चलेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट में लिखो कि हाँ दीदी हमको यहाँ से प्रॉब्लम है, प्लीज़ बता दो, प्लीज़ प्लीज़ लिखना प्लीज़, क्योंकि हमको पता है जब एक तो सबसे पहले 10th में क्या होता है, नया नया एग्ज़ाम देने जाना होता है। इस बार तो कोविड था और टेंशन, पता नहीं रहता कहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हुए रहता है वो एग्ज़ाम फेयर, कभी एक्सपीरियंस नहीं होया हुआ रहता है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी दिक्कत हो, अच्छा ठीक है कमेंट करने में तो थोड़ा लगता हुआ, देखो वेदर तुम लोगों का फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे तुम लोगों को एक होता है ना, हर किसी के पास उतना नहीं हो पाता कि वो तुमको प्रॉपर अरेंजमेंट दे सके। अगर तुम लोगों के पास कुछ वैसा प्रॉब्लम भी है कि बहुत कोई ऐसा स्टूडेंट्स होता है जिसके पास सॉरी 5 मिनट आवाज़ आ रहा है, सॉरी, कि एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं हो पाता है कि एक ही रूम में मेरे पास हमको उसी में एडजस्ट करें। अगर वैसा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमको मैसेज करो। मेरा ये सोशल की पाठशाला करके इंस्टाग्राम बना हुआ, प्लीज़ प्लीज़ उस पर मैसेज करो। अगर मैसेज नहीं करना है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है कि क्या करना चाहिए, क्या उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, उस वीडियो को देख लो। अगर नहीं तो प्लीज़ मैसेज करो, कमेंट करो। कमेंट करने में ठीक नहीं लगता, पब्लिक हो गया बात तो ठीक नहीं लगता, तो प्लीज़ मैसेज करो, पक्का रिप्लाई करेंगे। बाय।